नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अकबर के राजनीतिक एकीकरण और साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम अकबर की उत्तरी पश्चिमी सीमांत नीति और उसकी दक्षिणी भारत की नीति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अकबर की उत्तरी पश्चिमी सीमांत नीति की। उत्तरी पश्चिमी सीमा सदैव से ही बाहरी आक्रमणकारियों का द्वार रही है, अतः भारतीय शासकों के लिए सदैव एक दृढ़ सीमांत नीति की आवश्यकता रहती थी। अतः उत्तरी पश्चिमी सीमांत के प्रति अकबर की नीति के मुख्यतः 4 उद्देश्य थे। पहला, काबुल पर अधिकार करना। दूसरा, सीमा प्रांत की विद्रोही जातियों का दमन करना। तीसरा, तुरान के शासक अब्दुल्ला खां उज़्बेक के आक्रमण से अफगानिस्तान की रक्षा करना। और चौथा, कश्मीर को जीतना। सबसे पहले अकबर ने काबुल की ओर अभियान भेजा। 1580 में बंगाल और बिहार के प्रमुख मुसलमान सरकारी अधिकारी जो अकबर की धार्मिक उदारता व सहनशीलता की नीति के विरुद्ध थे, वे काबुल के शासक हकीम मिर्जा को अकबर के विरुद्ध भड़काने लगे व षड्यंत्र रचने लगे। हकीम मिर्जा अकबर का सौतेला भाई था, अतः अकबर ने पहले तो बंगाल व बिहार के विद्रोह का दमन किया। उसके पश्चात वह स्वयं मानसिंह को लेकर हकीम मिर्जा के विरुद्ध आगे बढ़ा। सिंधु नदी से अकबर ने मानसिंह को काबुल पर अधिकार करने आगे भेजा और स्वयं भी पीछे पीछे चला। हकीम मिर्जा काबुल से गुरबंद भाग गया और अकबर ने काबुल में प्रवेश किया। भय से क्रांत हकीम मिर्जा ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सूचना भिजवाई और उसे क्षमा कर दिया गया। अकबर ने हकीम मिर्जा की बहन बख्तुनिसा को काबुल का गवर्नर बना दिया और वापस लौट आया। अकबर के जाते ही मिर्जा काबुल वापस लौट आया और शासन अपने हाथों में ले लिया और उसकी बहन नाम मात्र की गवर्नर बनी रही। 30 जुलाई 1585 को हकीम मिर्जा का देहांत हो गया, अतः अकबर ने पुनः मानसिंह को काबुल पर अधिकार करने भेजा और स्वयं भी दिसंबर 1585 में रावलपिंडी पहुंच गया। मानसिंह ने काबुल पर अधिकार कर लिया और काबुल मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। काबुल विजय के पश्चात अकबर ने सवात व बाजौर में शांति स्थापना के प्रयास किए। सवात व बाजौर के पहाड़ी प्रदेश सामरिक महत्व के थे, जहां विद्रोही यूसुफ जाई जाति रहती थी। 1585 को अकबर ने जैन खां कोका के नेतृत्व में एक सेना उपद्रवी जातियों का दमन करने भेजी। बाजौर में पहुंचकर जैन खां ने अकबर से और अधिक सैनिक सहायता भेजने की मांग की, अतः अकबर ने बीरबल को एक सेना देकर जैन खां की सहायता के लिए भेजा। आपसी संघर्ष में यूसुफ जाइयों ने लगभग 8000 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें बीरबल भी मारा गया। अकबर को इसका अत्यधिक दुख हुआ। अकबर ने राजा टोडरमल को एक सेना देकर भेजा और मानसिंह को सहायता देने का आदेश भिजवाया। टोडरमल और मानसिंह ने पहाड़ियों की नाकेबंदी कर न केवल पठानों को फंसा दिया, बल्कि उनकी रसद भी बंद कर दी। फलस्वरूप पठानों को बार बार पराजित होना पड़ा और सैकड़ों पठान मारे गए। तब कहीं जाकर बाजौर व स्वात में कुछ समय के लिए शांति स्थापित हो सकी, लेकिन कुछ समय पश्चात ही रोशनिया अफगानों के नेता जलाल खां के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हो गया। अतः पहले जैन खां के नेतृत्व में और फिर मतालिब खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई। अंत में कासिम खां ने जलाल खां को परास्त किया और वह मारा गया और तब जाकर वहां का विद्रोह समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं अकबर की कश्मीर विजय की। कश्मीर का शासक यूसुफ खां
अकबर के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कभी भी दरबार में उपस्थित नहीं हुआ था। इस समय चूंकि अकबर पंजाब में था, उसने एक सैनिक दल यूसुफ खां को लाने भेजा। यूसुफ खां ने 1586 में मुगलों से संधि कर ली और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। आमिर का भगवान दास यूसुफ खां को लेकर मार्च 1586 में दरबार में उपस्थित हुआ, लेकिन अकबर ने यूसुफ खां को बंदी बना लिया तथा कासिम खां व फतेह खां को कश्मीर विजय के लिए भेजा। उधर यूसुफ खां के पुत्र याकूब खान ने, जो कि कट्टर शिया था, उसने सुन्नियों पर भीषण अत्याचार किए। अतः मुगल सेना व याकूब खां की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें याकूब खां पराजित हुआ। 5 अक्टूबर 1586 को कश्मीर पर मुगलों का अधिकार हो गया। अकबर स्वयं कश्मीर आया, श्रीनगर आया। यहाँ याकूब खां ने उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने यूसुफ खां को बिहार में एक जागीर देकर अपना मनसबदार बना लिया और कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर काबुल सूबे के अंतर्गत एक जिला बना दिया। कश्मीर विजय के पश्चात अकबर ने सिंध पर विजय प्राप्त की। अकबर सिंध के बकर दुर्ग पर तो 1574 में ही अधिकार कर चुका था। अब वह सिंध के दक्षिणी भाग को अपने अधिकार में करना चाहता था। साथ ही वह इस स्थान पर एक सैनिक अड्डा बनाकर कंधार, जो इस समय फारस के शासक के अधिकार में था, उस पर अधिकार करना चाहता था। 1590 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त कर आदेश दिया कि वह ठट्टा का राज्य तुर्कमान राजा मिर्ज़ा जानी बेग से जीत ले। मिर्ज़ा जानी बेग ने अपने प्रदेश की रक्षा के लिए 2 बार युद्ध किए, किंतु वह पराजित हो गया और उसने अपना संपूर्ण राज्य, जिसमें ठट्टा और सहवान के दुर्ग भी शामिल थे, त्यागने के लिए बाध्य हो गया। बाद में वह मुगल साम्राज्य की सेवा में आ गया। अकबर ने उसे 3000 का मनसबदार बना दिया तथा वह दीन-ए-इलाही का एक सदस्य भी बन गया। अब हम बात करते हैं अकबर के कंधार विजय की। यह क्षेत्र इस समय फारस के शासक के अधिकार में था, फारस के शाह के अधिकार में था और मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा यहाँ का गवर्नर था। अप्रैल 1595 में मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा ने फारस के शाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अतः अकबर ने शाह बेग को एक सेना देकर कंधार पर अधिकार करने भेजा। मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा ने कंधार का दुर्ग शाह बेग को समर्पित कर दिया और स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित हो गया, जहां उसका खूब स्वागत हुआ और उसे 5000 का मनसब और संभल की जागीर प्रदान की गई। कंधार के मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने के कारण बलूचिस्तान को छोड़कर संपूर्ण उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अकबर का आधिपत्य हो गया। अब हम बात करते हैं अकबर की बलूचिस्तान विजय की। उत्तर भारत में बलूचिस्तान ही एक ऐसा राज्य था जिसने अभी तक मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अतः फरवरी 1595 में मीर मासूम को बलूचिस्तान विजय के लिए भेजा गया। मीर मासूम ने क्वेटा के उत्तर पूर्व में स्थित सीबी के दुर्ग पर आक्रमण किया और पन्नी अफगानों को पराजित कर उन्हें बलूचिस्तान का संपूर्ण प्रदेश मुगलों को समर्पित करने को बाध्य किया। अकबर की इन विजयों से पहाड़ी प्रदेश के अन्य छोटे मोटे शासक भी डर गए और उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार संपूर्ण उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अकबर का आधिपत्य स्थापित हो गया। अकबर की उत्तरी पश्चिमी सीमांत नीति के पश्चात अब हम उसकी दक्षिण नीति के बारे में चर्चा करते हैं। दक्षिणी भारत का बहमनी राज्य बाबर के काल में ही पतनोन्मुख हो गया था। 1527 में जब वहाँ के नाममात्र के शासक कलीमुल्ला की मृत्यु हो गई तो बहमनी साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया और यह 5 अलग अलग राज्यों में बंट गया। ये 5 अलग अलग राज्य थे: बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। ये 5 राज्य आपस में एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे।
साथ ही इनका अपने पड़ोसी राज्य विजयनगर से भी संघर्ष चलता रहता था। पश्चिमी तट पर जमे हुए पुर्तगाली अरब जाने वाले मुसलमान यात्रियों को बड़ा परेशान करते थे। अतः अकबर ने 1564 में ही दक्षिणी भारत को विजय करने की योजना बना ली, किंतु चूंकि उस समय उसे उत्तरी भारत के कई राज्यों पर अधिकार करना था, इसलिए उसे यह योजना स्थगित करनी पड़ी। किंतु जब भी उसे अवसर मिला, उसने इस योजना को पूरा करने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं अकबर की खानदेश व अहमदनगर विजय की। अकबर ने अगस्त 1591 में अपने 4 राजदूत खानदेश, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर भेजे और यहाँ के शासकों से अधीनता स्वीकार करने को कहा। खानदेश के शासक अली खान ने तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु शेष तीनों राज्यों ने अकबर के अधीनता के प्रस्ताव को बड़ी नम्रतापूर्वक टाल दिया। अतः 1593 में अब्दुल रहीम खाने खाना को अहमदनगर विजय के लिए भेजा गया और उसके साथ अकबर ने अपने पुत्र मुराद को भी भेजा। अब्दुल रहीम खान खाना ने अहमदनगर का घेरा डाल दिया, किंतु बीजापुर की रानी तथा अहमदनगर के तत्कालीन शासक मुजफ्फर की बुआ चांद बीबी ने इस दुर्ग की बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी थी। कुछ समय के बाद आपसी मतभेदों के कारण मुगल सेनाध्यक्षों ने घेरा उठाना ही उचित समझा और 1596 में संधि कर ली, जिसके अनुसार बुरहानुल मुल्क के पोते बहादुर को, जो उस समय बालक था, अकबर की अधीनता में अहमदनगर का शासक स्वीकार कर लिया गया। नए शिशु शासक ने बरार का प्रदेश भी मुगल सम्राट को समर्पित कर दिया, किंतु यह संधि कुछ समय के लिए ही कामयाब हुई, क्योंकि अहमदनगर की सरकार ने संधि का उल्लंघन कर पुनः बरार को अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया था। अतः 1597 में अब्दुल रहीम ने दोबारा इस पर आक्रमण किया, किंतु अब्दुल रहीम व मुराद में मतभेद हो जाने के कारण मुगल पक्ष कमज़ोर होने लगा। इसलिए अकबर ने उन दोनों को वापस बुलाकर उनके स्थान पर अबुल फजल को भेजने का विचार किया, किंतु बाद में वह स्वयं दक्षिण की तरफ गया और अहमदनगर को घेर लिया और 1600 में उस पर अधिकार कर लिया। यहाँ के एक शिशु शासक को बंदी बनाकर ग्वालियर भेज दिया, किंतु अहमदनगर के अमीर एक अन्य कठपुतली व्यक्ति को राजा घोषित करके मुगलों से मोर्चा लेते रहे। अब हम बात करते हैं अकबर की असीरगढ़ विजय की, जो कि प्राय उसकी अंतिम विजय मानी जाती है। अहमदनगर के पतन के पूर्व खानदेश के शासक अली खान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अहमदनगर की लड़ाई में वह मुगल अधीनता में लड़ता हुआ मारा गया। अली खान की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र मीरन बहादुर ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और असीरगढ़ के अपने दुर्ग में अपनी रक्षा करने के लिए तैयार हो गया। अतः 1599 के आरंभ में अकबर ने खानदेश में प्रवेश कर बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात उसने असीरगढ़ के दुर्भेद्य दुर्ग पर, जो गोला बारूद और युद्ध सामग्री से संपन्न था, घेरा डाल दिया। यह घेरा लंबे समय तक चलता रहा। मुगलों ने आक्रमण में बड़ी कुशलता दिखाई। इससे भयभीत होकर 21 दिसंबर 1600 को मीरन ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दुर्ग रक्षकों ने कुछ दिनों तक सामना अवश्य किया, किंतु जनवरी 1601 को उन्होंने भी दुर्ग समर्पित कर दिया। मीरन को बंदी बनाकर ग्वालियर भेज दिया गया तथा जीवन निर्वाह के लिए उसे 4000 अश्वियाँ वार्षिक भत्ते के रूप में स्वीकार कर ली। असीरगढ़ की यह विजय अकबर की अंतिम विजय थी। इस प्रकार अकबर ने अपने शासनकाल में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका साम्राज्य उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी दिशाओं में फैला हुआ था। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने अकबर की सीमांत नीति और असीरगढ़ की नीति के बारे में दक्षिण भारत की नीति के बारे में चर्चा की। इसी के साथ उसकी
साम्राज्य विस्तार और एकीकरण का जो टॉपिक है, अध्याय है, वह समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम उसकी राजपूत नीति के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।